डीएनए में आज सबसे पहले हम आम आदमी के उस विश्वास का विश्लेषण करेंगे जिसे पंजाब नेशनल बैंक ने तोड़ा है। भरोसे के दम पर ही एक व्यक्ति अपनी जमा पूंजी और जीवन भर की कमाई बैंक में जमा करता है, लेकिन जब उसे यह पता चले कि उसकी जमा पूंजी को बैंक ने किसी घोटाले में उड़ा दिया तो फिर क्या होगा। आज पूरे देश में पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा हो रही है। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी भी विजय माल्या की तरह देश छोड़ चुका है। राजनीति भी हो रही। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप भी ये सारा घटनाक्रम सुबह से देख रहे होंगे, लेकिन अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये घोटाला है क्या और ये कैसे हुआ। हमने आज इस घोटाले पर गहरा रिसर्च किया है और आज हम इस पूरे घोटाले को आपके लिए साधारण भाषा में डिकोड करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इस विश्लेषण को देखने के बाद आपको ये घोटाला पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके लिए इस घोटाले को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि बैंकों में इस तरह के घोटाले की अभी सिर्फ शुरुआत हो और कल को आपके बैंक में भी ऐसा ही घोटाला निकल आए। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह घोटाला कब और कैसे शुरू हुआ, लेकिन इसे समझने के लिए आपको एक बैंकिंग टर्म को समझना जरूरी है और यह टर्म है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। LOU एक तरह की बैंक गारंटी होती है। इस LOU के जरिए बैंक अपने ग्राहक का लोन बिना किसी शर्त के भरने की सहमति देता है। इस LOU को दिखाकर ग्राहक उस बैंक की गारंटी पर विदेशों में भारतीय बैंकों से सस्ते लोन हासिल कर सकता है। इसी वर्ष जनवरी में PNB ने CBI में एक FIR दर्ज करवाई थी। इस FIR में PNB की तरफ से कहा गया कि उनके बैंक की मुंबई की मिड कॉर्पोरेट ब्रांच से फर्जी तरीके से LOUs जारी किए गए। ये LOUs 3 कंपनियों के पक्ष में जारी किए गए थे। ये कंपनियां थीं डायमंड R US, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स। शिकायत के मुताबिक इन तीनों कंपनियों में नीरव मोदी, विशाल मोदी, एमी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पार्टनर्स हैं। ये चारों कौन हैं, ये आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे। अब ये समझिए कि इस पूरे घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। ये बहुत दिलचस्प है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। PNB के मुताबिक 16 जनवरी 2018 को इन कंपनियों की तरफ से बैंक से आग्रह किया गया कि उन्हें विदेशी सप्लायर्स को पैसा देने के लिए LOU जारी किए जाएं। PNB के अधिकारियों की तरफ से इन कंपनियों से लोन के बदले 100% गारंटी मांगी गई, लेकिन कंपनियों की तरफ से PNB को कहा गया कि वो तो इस सुविधा का लाभ पिछले काफी वक्त से ले रहे हैं। लेकिन जब PNB की तरफ से अपने बैंक के रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि इन कंपनियों को PNB की तरफ से LOUs जारी किए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक ने जब अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो उन्हें एक बहुत बड़े घोटाले का पता चला। उन्हें पता चला कि उनके बैंक के 2 कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से इन कंपनियों को LOUs जारी किए थे। इन कर्मचारियों के नाम हैं गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खराट। गोकुलनाथ शेट्टी बैंक में डेप्यूटी मैनेजर था और मई 2017 में रिटायर हो गया था। वो मार्च 2010 से PNB के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को देखता था और 2011 से वो इन कंपनियों को ऐसे LOUs जारी करता था। इन कंपनियों को LOU जारी करने के लिए न तो प्रक्रिया का पालन किया गया, न कोई कागजात मांगे गए, न अधिकारियों की अनुमति ली गई और न ही इन LOUs की एंट्री बैंक के सिस्टम में की गई, यानी सब कुछ फर्जी तरीके से हो रहा था। PNB की तरफ से 29 जनवरी को की गई शिकायत में 8 ऐसे LOUs की जानकारी दी गई थी जिनमें कुल मिलाकर 280 करोड़ 70 लाख रुपए के घोटाले का जिक्र है। आरोपी कंपनियों ने इन LOUs के आधार पर हांगकांग के इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक की शाखाओं से 280 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन लिया। इस शिकायत के आधार पर CBI ने इन आरोपी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद 13 फरवरी को PNB की तरफ से CBI को 142 LOUs की जानकारी दी गई और इस तरह से अब तक PNB अपने बैंक द्वारा जारी किए गए कुल 150 LOUs की जानकारी CBI को दे चुका है और इसी आधार पर इसे 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला कहा जा रहा है। इस पूरे घोटाले में अगर कोई सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है तो वो खुद पंजाब नेशनल बैंक है, क्योंकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि बैंक के 2 कर्मचारी पिछले 7 वर्षों से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करते रहे और किसी को कोई खबर तक नहीं। अब आपको उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो इस घोटाले का मुख्य आरोपी है। इसका नाम है नीरव मोदी।
48 साल का नीरव मोदी हीरा कारोबारी है। नीरव मोदी गुजरात में पैदा हुआ था, लेकिन वो बेल्जियम में पला बढ़ा। उसकी कुल संपत्ति 11,100 करोड़ रुपए की है। फोर्ब्स के मुताबिक वो भारत का 85वां सबसे अमीर व्यक्ति है। नीरव मोदी का अपने नाम पर आधारित एक ज्वेलरी ब्रांड भी है, जिसके दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन और मकाऊ में 16 स्टोर्स हैं। लेकिन वो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही 1 जनवरी 2018 को देश छोड़कर भाग गया है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। सीबीआई की एफआईआर में नीरव के अलावा 3 और लोगों के नाम हैं। इनमें नीरव का भाई विशाल, पत्नी एमी और मामा मेहुल चोकसी का नाम शामिल है। नीरव का भाई विशाल बेल्जियम का नागरिक है और वो भी अपने भाई के साथ 1 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर जा चुका है। इसके अलावा नीरव का मामा मेहुल चोकसी 4 जनवरी को भारत छोड़ चुका है। नीरव की जो पत्नी है एमी अमेरिका की नागरिक है और वो भी 6 जनवरी को देश छोड़कर जा चुकी है। यानी एफआईआर दर्ज होने से पहले ये सभी आरोपी देश छोड़कर भाग गए। इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन आरोपियों को ये पहले से ही पता चल गया था कि उनके खिलाफ पीएनबी एफआईआर दर्ज करवाने वाला है। हालांकि अब सीबीआई के अलावा ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई पहले ही इन आरोपियों के सूरत और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। आज मुंबई, दिल्ली और सूरत में इन आरोपियों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे और सीबीआई ने नीरव मोदी की पत्नी एमी का घर सीज कर दिया है। और पिछले 123 वर्षों में हम कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं। लेकिन ये कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि 11,400 करोड़ रुपए का वो घोटाला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे घोटाले में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में पंजाब नेशनल बैंक ही है। सवाल यह है कि पिछले 7 वर्षों से बैंक में घोटाला होता रहा। 2 कर्मचारी नीरव मोदी की कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए देते रहे और किसी को खबर तक न हुई। हम नहीं चाहते कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हम ज़्यादा बात इस बारे में कह के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हैं उसको इफेक्ट करें और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कार्य में बाधा बने। जो हमारा स्टाफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो स्टाफ मेंबर मिस्टर शेट्टी और जो दूसरे क्लर्क उसमें इन्वॉल्व थे, दोनों को भी हमने क्रिमिनल कंप्लेंट का पार्ट बनाया है। कुछ एक को हमने सस्पेंड कर दिया है और बाकी हमारी जांच जारी है। ये बात मैं आपको दोबारा से बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे। इस पूरे केस में बैंक की तरफ से गोकुलनाथ शेट्टी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। गोकुलनाथ शेट्टी पीएनबी का डिप्टी मैनेजर था, लेकिन अब रिटायर हो चुका है। शेट्टी मुंबई के बोरीवली वेस्ट की इस इमारत की पहली मंजिल के एक फ्लैट में रहता था, लेकिन अब वो अपने इस 1 BHK फ्लैट को छोड़ने के बाद मलाड वेस्ट जैसे इलाके के एक बहुमंजिला इमारत के आलीशान और महंगे फ्लैट में रहता है। यही वो एड्रेस है गोकुलनाथ शेट्टी का जो सीबीआई के पास मौजूद है। बोरीवली वेस्ट में इस सुजाता निवास बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 8 जो है वो गोकुलनाथ शेट्टी के नाम से यहाँ पर हमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि गोकुलनाथ शेट्टी इस फ्लैट में पिछले 5-6 सालों से नहीं रहते हैं। उन्होंने ये जो फ्लैट है वो किराए पर दे रखा है और यहाँ तक कि जो किराया है वो भी वो एक साल का साथ में एडवांस में ही जो वसूल लेते हैं ताकि उन्हें यहाँ बार बार आना ना पड़े। लेकिन गोकुलनाथ शेट्टी इस पूरे घोटाले की छोटी मछली है। इसमें और भी कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हीरा व्यापारी नीरव मोदी की ही कंपनियों को गोकुलनाथ शेट्टी ने विदेशों में लोन हासिल करने में मदद की थी। घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी ने लोन चुकाने की पेशकश तो की है, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं। The one question about recovery. So we have already initiated the process
The ED is also seizing the properties, seizing the current assets, and we hope a good amount will be able to recover. He has not come to us personally. We have requested him to come personally to come and give us a written plan that how the way he is going to make out the outcome. अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि नीरव मोदी इतना बड़ा घोटाला करने के बाद देश से बाहर जाने में सफल कैसे रहा। कांग्रेस इस मामले को सीधे सरकार की विफलता से जोड़ रही है। मोदी जी आए दिन आपकी नाक के नीचे से कभी छोटे मोदी नंबर 1 ललित मोदी भाग जाते हैं, कभी छोटे मोदी नंबर 2 नीरव मोदी भाग जाते हैं, कभी विजय माल्या भागते हैं, कभी ऋषि अग्रवाल भागते हैं। तो प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? लेकिन सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में उल्टे कांग्रेस पर ही पलटवार किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि घोटाले में शामिल नीरव मोदी ने ज्वेलरी लॉन्च करने का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी गए थे। इसकी पूरी विस्तारित जांच होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? वैसे इस पूरे मामले का खुलासा कांग्रेस के बागी नेता शहजाद पूनावाला ने किया था। शहजाद ने सबसे पहले ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। सितंबर 2013 में दिल्ली के इंपीरियल होटल में राहुल गांधी नीरव मोदी के ब्राइडल ज्वेलरी के इवेंट में आए थे। मतलब घोटाला शुरू हो जाता है और आपकी तरफ से उनको प्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिलता है, ये घोटाला चलते रहता है। और आप ही नहीं, आपके अलावा कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता, उनकी बीवियां नीरव मोदी के इवेंट पे चोकसी साहब के साथ दिखाई देती हैं। उधर पंजाब नेशनल बैंक के एमडी भी ये कह चुके हैं कि इस घोटाले की शुरुआत 2011 में हुई थी और उस वक्त भी देश में यूपीए की ही सरकार थी। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। जो भारत सरकार ने हमें एक दायित्व सौंपा है, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव बैंकिंग, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जहां पर भी कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है, उसको हम बहुत स्ट्रांगली एक्शन उसके ऊपर लेके, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, इस सिस्टम को हम ठीक करेंगे। इधर आज इस पूरे घोटाले की जांच में सीबीआई के साथ प्रवर्तन निदेशालय भी एक्शन में आ गया। पीएनबी में 11,400 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की जांच में ईडी ने आज हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मुंबई, दिल्ली और सूरत समेत 12 ठिकानों पर छापे मारे। नीरव मोदी के मुंबई में घर और दफ्तर के साथ दिल्ली के शोरूम में भी तलाशी ली गई। मुंबई के 4 अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का सर्च चल रहा है और इसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके दौरान, यानी नीरव मोदी के जरिए जो घोटाले किए गए हैं वो किस तरह से। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है और इसके अलावा बाकी देश के दूसरे हिस्सों में लगभग 12 ठिकानों में ऐसे सर्च चल रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और ऐसे घोटालों के बाद ग्राहकों के मन में शंकाएं पैदा होती हैं। अब जल्द से जल्द इस पूरे घोटाले में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई से राजीव रंजन और राकेश त्रिवेदी के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। लोन वो शब्द है जिससे मध्यम वर्ग का व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत रहता है। गाड़ी का लोन, मकान का लोन, पढ़ाई के लिए लोन। एक आम आदमी की जिंदगी में इस तरह के लोन्स का दबाव हमेशा बना रहता है। अगर कभी कोई आम आदमी बैंक से लोन लेता है तो कई बार बैंक का कर्ज चुकाते चुकाते उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाता है। अगर बैंक का लोन पूरा नहीं हो पाता तो उसके बच्चे कर्ज चुकाते हैं। अगर लोन की किस्त चुकाने में कुछ दिनों की भी देरी हो जाए तो बैंक वसूली करने वाले पेशेवर लोगों को आपके घरों पर भेज देता है। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा सिस्टम है जहां गरीब और मध्य वर्गीय आदमी के लिए नियम अलग हैं और अमीरों के लिए नियम अलग हैं। रईसों को घर बैठे ही बिना गारंटी के करोड़ों अरबों रुपए के लोन मिल जाते हैं, जबकि सामान्य लोगों को हर बात पर नियम कानून समझाए जाते हैं। आप अक्सर इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि फसल बर्बाद हो गई, किसान बैंक का कर्ज नहीं चुका सका, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। ये हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे देश में गरीबों से तो पाई पाई का हिसाब लिया जाता है। बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने वाले गरीब लोगों का खून तक निचोड़ लिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ों का घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं
और सरकारें लाचार हो जाती हैं। ये घटनाएं इस देश की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है और इनसे आम आदमी का मन विचलित होता है।